बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब बाकायदा जंग में तब्दील हो चुकी है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ जारी हमलों को ताज़ा लहर के खात्मे का ऐलान करते हुए ये वाज़े किया कि ये एक महदूद मरहले का इख्तिताम है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 5 घंटे तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में ईरान के अहम साहिली और बहरी मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें बूशहर, चाबहार, जस्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास शामिल हैं। अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस सलाहियत को महदूद करना है जिसके जरिए वह अपना हरमुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुतासिर कर रहा है। लेकिन अमरीकी कार्रवाई पर ईरान ने शदीद मज़ाहमत जाहिर की। पासदारान इनकलाब ने आज सुबह यह ऐलान किया कि उन्होंने बहरीन में अल जुफैर बेस को निशाना बनाया, जहाँ अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। ईरानी दावे के मुताबिक उस हमले में मिज़ल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और ख़ास तौर पर सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ और रिहायशी तंसीबात को हदफ बनाया गया। इस दौरान उर्दन की फौज ने भी यह दावा किया कि उसने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिज़ल फजा में ही तबाह कर दिए, जबकि खलीज फारिस में 2 बहरी जहाज़ों पर हमले की इत्तलात भी सामने आई, जिनमें एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। इस पेशरफ्त से यह जाहिर हुआ कि यह तनाज़ा अब सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहा, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक भी अब इसकी लपेट में आ चुके हैं। इन वाक़यात के फौरी असरात आलमी मंडियों में देखने को मिले। तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन $84 फी बैरल तक पहुंच चुकी है, जो एक माह की बुलंद तरीन सतह है। माहिरीन के मुताबिक अगर कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो यह कीमतें मजीद ऊपर जाएंगी, जिसके असरात दुनिया भर की मईशतों और खास तौर पर तेल दरामद करने वाले ममालिक पर मुरतब होंगे। दूसरी जानिब समुद्री कवानीन और आलमी तजारत के उसूल भी इस तनाज़े में ज़ेर बहस आए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वह आबी गुजरगाहों से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी भी किस्म का टॉल आयद करने के मुखालिफ है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वह ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू करेंगे और आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों पर 20% टैरिफ आयद कर देंगे। आलमी इदारे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली आबनाओं पर इस तरह के टॉल की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ईरान ने भी इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान हमेशा से आबनाए हरमुज़ का मुहाफ़िज़ रहा और आइंदा भी रहेगा। उन्होंने इंदिया दिया कि अगर किसी किस्म की फीस या कंट्रोल की बात आती है तो ईरान इस हवाले से मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेगा, लेकिन अमरीका अब वाज़ेह तौर पर ईरान की बहरी नाकाबंदी करने की तैयारी कर रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक ये नाकाबंदी आज से बाकायदा तौर पर नाफिज की जाएगी। अमरीकी फौज का कहना है कि वो उन तमाम जहाज़ों को रोक सकती है जो ईरानी बंदरगाहों की तरफ जा रहे हों या वहां से आ रहे हों, जबकि दीगर जहाज़ों को महफूज गुजरगाह फराहम की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी न करें। सदर ट्रंप ने भी कांग्रेस को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखकर यह आगाह किया कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाइयां 7 जुलाई से जारी हैं और इनका मकसद अमरीकी शहरियों और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। ट्रंप के मुताबिक ये हमले महदूद नौइयत के हैं और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए ताकि शहरी नुकसान को कम से कम रखा जा सके। ईरान के अंदरूनी सियासी मंजरनामे में भी गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई। कई माह के वक्फे के बाद ईरानी पार्लियामान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 250 से ज़ायद अरकान ने शिरकत की। उस इजलास में साबिक रहबर आला सैयद अली खामनाई समेत ईरान के शहीद रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया गया और उनके कातिलों से इंतकाम लेने के हक में नारे लगाए गए। इस इजलास की एक खास बात यह भी थी कि यह गैर मामूली हालात तो मुनक्किद हुआ और यह फैसला किया गया कि आइंदा ऐसे इजलास पार्लियामेंट की इमारत से बाहर भी मुनक्किद किए जा सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर के सियासी हलकों में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की गैर मौजूदगी पर कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। उनकी तस्वीर तो ईरान में या ऐवान में मौजूद थी, लेकिन वो खुद मंजर आम पर नहीं आए। सदर ट्रंप ने मुज्तबा खामनाई के शदीद जख्मी होने का दावा किया, लेकिन ईरानी हुकाम ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जानिब से हालिया दिनों में जारी किए गए तहरीरी पैगामात में अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार किया गया है और यही लहजा दीगर ईरानी रहनुमाओं के बयानात में भी देखा जा रहा है। लेकिन उनकी मौजूदा लोकेशन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता और वो अवामी सतह पर कब और कैसे सामने आएंगे, इस बारे में भी कोई वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब ईरान के अवाम अब शहीद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने के नारे बुलंद कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने भी अपने हालिया तहरीरी बयान में इस तासुर को तक़वियत दी। उन्होंने मफाहमत, इस्तेहकाम या तामीर नौ की बात करने की बजाय वाज़ेह तौर पर इंतकाम लेने को अपनी तरजीह करार दिया, जिसे उन्होंने पूरी कौम की ख्वाहिश करार दिया। उनके बयान में मौजूद शिद्दत से यह वाज़ेह हुआ कि यह बयानिया सिर्फ अवामी जज्बात की अक्कासी नहीं करता, बल्कि एक वाज़ेह समत तय करने की कोशिश भी है। उनके ये अल्फाज मानी खेज हैं कि जिम्मेदार अफराद
पुरअमन मौत नहीं पाएंगे, जिससे ईरान की मुस्तकबिल की पॉलिसी का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की तकरीबात के दौरान जो मनाजिर सामने आए, उन्होंने उस बयानिए को मजीद वाज़ेह किया। सरकारी मीडिया ने न सिर्फ उन नारों को नशर किया बल्कि उन्हें नुमाया तौर पर उजागर भी किया, जिनमें बराह रास्त ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को खामनाई की मौत का जिम्मेदार करार दिया गया था। यूं सोग की फजा को एक सियासी तहरीक में तब्दील किया गया, जहां गम को गुस्से और गुस्से को एक वाज़ेह हदफ की तरफ मोड़ा गया। यह सवाल अब अहम है कि इस पूरे बयानिए में ट्रंप ही क्यों मरकजी किरदार बन गए। ईरानी नुक्ता नजर में ट्रंप सिर्फ एक अमेरिकी सदर नहीं बल्कि ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश किए जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ हालिया कशीदगी में मरकजी किरदार अदा किया बल्कि माजी में भी उनका किरदार कुछ मुख्तलिफ नहीं रहा। 2020 में कमांडर कासिम सुलेमानी की शहादत ईरान के लिए एक कौमी सानिहा थी, जिसने ट्रंप के खिलाफ अवामी जज्बात को शदीद किया। अब सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत को भी उसी तसलसल से जोड़ के एक ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है जिसमें एक फर्द को तमाम तनाज़े की अलामत बना दिया गया। यूं ईरान के लिए ट्रंप अब सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक ऐसे इस्तारे में तब्दील हो चुके हैं जिसके जरिए ईरान अपनी मज़ाहमत का इजहार कर रहा है। लेकिन असल सवाल अब भी है कि ईरान में मकबूल हो रहा यह बयानिया सिर्फ जज्बात के इजहार तक महदूद रहेगा या ईरान की अमली पॉलिसी का हिस्सा भी बन सकता है। माजी में ईरानी क़यादत सख्त बयानात के साथ साथ सिफारती लचक भी दिखाती रही, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है क्योंकि मुश्तबा खामनाई का नुमाया मजहबी और सियासी मकाम इस इम्कान को मजीद अहम बनाता है कि मुस्तकबिल में इस बयानिए को अमली शक्ल देने की कोशिश की जा सकती है। उसके साथ साथ ये बयानिया सिफारतकारी के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है। अवामी सतह पर जब मुज़ाकरात के खिलाफ फजा बनाई जाए और सियासी हल्के जारहाना नौइयत के मुतालिबात करें तो किसी भी मुमकिन मुआहिदे के लिए गुंजाइश कम हो जाती है। अब दूसरी तरफ अमेरिका में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल मैसेजेस इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान में मकबूल इस बयानिए को संजीदगी से देख रहा है। अगर किसी मुमकिन साजिश या हमले का खदशा बढ़ता है तो उसके जवाब में फौजी रद्दअमल के इम्कानात भी जेर बहस आ जाते हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। यह कहना फिलहाल मुश्किल है कि ईरान में उभरने वाला यह इंतकामी बयानिया कहां तक जाएगा, लेकिन यह वाज़ेह है कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ईरानी अवाम का रद्दअमल आर्जी नौइयत का नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और मरबूत पैगाम के तौर पर सामने आया है। उसने न सिर्फ दाखिली सियासत को मुतासिर किया बल्कि आलमी सतह पर ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में बदएतमादी को मजीद गहरा किया। इस दौरान नाबनाए हरमुज़ अब भी आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है और इस बार मामला सिर्फ एक समुद्री रास्ते का नहीं बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की तरसील और खित्ते की सिक्योरिटी का भी है। तशवीशनाक पहलू यह है कि यह सारा तनाज़ा एक ऐसे मुआहिदे के बावजूद शिद्दत इख्तियार कर गया जो 17 जून को जंगबंदी के लिए तय पाया था। उस मुफाहमती याददाश्त ने नाबनाए हरमुज़ को खुला रखने, अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने और ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी जैसे निकात शामिल थे। इसके बावजूद दोनों फरीक इस बुनियादी सवाल पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि इस गुजरगाह का कंट्रोल किसके पास होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसे आबनाए हरमुज़ में न सिर्फ आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने बल्कि फीस आयद करने का हक भी हासिल है, जबकि अमरीका और उसके इत्तहादी इसे एक आज़ाद बैनुल-अक़वामी गुजरगाह करार देते हैं जहां किसी एक मुल्क की बालादस्ती काबिल कबूल नहीं। मुआहिदे के बाद ईरान ने ऐलान किया कि तमाम जहाज़ों को उसके मुकर्रर करदा रास्ते इस्तेमाल करने होंगे, जिसके फौरन बाद ओमानी पानियों में 2 जहाज़ों पर हमले हुए और कशीदगी दोबारा बढ़ गई। अमेरिका ने इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मजीद कार्रवाइयां की, जबकि ईरान ने भी जवाबी हमलों का दावा किया। उसके बाद से सूरत हाल मुसलसल गैर यकीनी का शिकार है और दोनों ममालिक एक दूसरे की तंसीबात पर हमले कर रहे हैं। आबनाए हरमुज़ से कुछ अंदाजों के मुताबिक रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है और उसकी सालाना तजारती मालियत खरबों डॉलर में है। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे ममालिक भी अपनी बरामदात के लिए इसी रास्ते पर इन्हसार करते हैं, जबकि एशियाई ममालिक इस तवानाई के बड़े खरीदार हैं। यही वजह है कि आबनाए हरमुज़ में भी किसी खलल का बराह रास्त असर पाकिस्तान, चीन, भारत और दीगर एशियाई मईशतों पर पड़ता है। कशीदगी के हालिया दौर में इस गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों को कई तरह के खतरात का सामना है, जिनमें ड्रोन हमले, मिसाइल, तेज रफ्तार कश्तियां और समुद्री बारूदी सुरंगें शामिल हैं। और इन खतरात के बायस न सिर्फ जहाज रानी महंगी हुई बल्कि इंश्योरेंस के अखराजात बढ़ गए, जिसका असर बिलाखिर आलमी मंडियों पर पड़ा। खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में तवानाई की कीमतों में इजाफा, ईंधन की किल्लत और इक्तसादी दबाव बढ़ा, जिसका पाकिस्तान, श्रीलंका और दीगर ममालिक पहले ही सामना कर रहे हैं। इस सूरत हाल ने खलीजी ममालिक को मुतबादिल रास्ते तलाश करने पर मजबूर किया। सऊदी अरब और यूएई ने पाइपलाइंस के जरिए किसी हद तक आबनाए हरमुज़ को बाईपास करने की कोशिश की। ईरान ने भी गौरा जस्ट पाइपलाइन मुतारिफ करवाई, लेकिन ये तमाम मुतबादिल रास्ते अभी उस सतह तक नहीं पहुंचे कि ये मुकम्मल तौर पर इस गुजरगाह का मुतबादिल बन सके। दुबई ने आबनाए हरमुज़ को बाईपास करने के लिए फुजैरा में नई बंदरगाह और कंटेनर टर्मिनल बनाने का मंसूबा भी बनाया और इस मंसूबे का मकसद खलीजी ओमान के रास्ते
तजारती सरगर्मियों को जारी रखना है, जो इस बात का इशारा है कि खित्ते में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मुतबादिल रास्तों पर संजीदगी से गौर जारी है। यूं आबना हरमुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि आलमी मईशत की शारग है, और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में यह फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर चुकी है। इसके कंट्रोल, सलामती और इस्तेमाल के हवाले से जब तक कोई वाज़ेह और काबिल कबूल इत्तफाक राय पैदा नहीं हो जाता, दुनिया को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ता रहेगा। इस दौरान ये खदशात हकीकत में तब्दील हो रहे हैं कि यह जंग अब ईरान और अमेरिका के दरमियान ही महदूद नहीं रही, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हूतियों ने यह दावा किया कि उसने सऊदी अरब के अबहा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया, और हूतियों के मुताबिक यह कार्रवाई दरअसल उस मुबैना सऊदी जारहियत का जवाब है जिसमें सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। उन्होंने यह दावा भी किया कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद फज़ाई हमले किए, जिनके रद्द-ए-अमल में जवाबी कार्रवाई का फैसला किया गया। दूसरी जानिब यमन में सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद का कहना है कि उसके फज़ाई दिफाई निज़ाम ने जनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल्स को फजा में ही तबाह कर दिया। सऊदी अरब ने ताहाल उस दावे पर कोई बाज़ाब्ता तबसरा नहीं किया, जिसके बायस सूरत हाल मजीद गैर वाज़ेह है, और इस कशीदगी के पस मंजर में ये इत्तलात अहम है कि जिनके मुताबिक यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की फोर्सेस ने खुद सना एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया ताकि तेहरान से आने वाले एक ईरानी तैयारे को वहां लैंड करने से रोका जा सके। यमन के वजीर दिफा जनरल ताहिर अल अकीली ने इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि रनवे को निशाना बनाने का मकसद ईरानी तैयारे को रोकना था जो हूती वफद को वापस लेने के लिए आ रहा था। इससे कबल वो खबरदार कर चुके थे कि ईरानी तैयारों को यमन की फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाएगा। हूतियों का कहना है कि मुतलका तैयारे का रुख मोड़ के उसे हुदैदा एयरपोर्ट पर उतारा गया, जबकि उनके जेर इंतजाम मीडिया ने एक वीडियो भी नशर की जिसमें सना एयरपोर्ट के रनवे पर मिसाइल हमला दिखाया गया। दूसरी जानिब यमन की हुकूमत ने मुल्क के तमाम हवाई अड्डे बंद करने का ऐलान किया और सना एयरपोर्ट और उसके अतराफ के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी कर दी। सदारती क़यादत के सरबराह रशाद अल अलीमी के मुताबिक ईरान ने अपनी फजाई कंपनी के जरिए तेहरान से सना तक परवाज चलाने की दरखास्त की, लेकिन हुकूमत ने उसे मुस्तरद कर दिया क्योंकि यह इकदाम फजाई ज़ाबितों के खिलाफ था। उनके मुताबिक हूतियों ने इसके बावजूद ईरानी तैयारे की लैंडिंग पर इसरार किया। ईरान की वजारत खारजा ने सना एयरपोर्ट पर मुबैना हमले की मजम्मत करते हुए इस कशीदगी को खतरनाक करार दिया, जबकि पाकिस्तान ने हूतियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और वज़ीर आज़म ने कहा कि इस किस्म के इकदामात इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि यमन की फजाई हुदूद और हवाई अड्डों को निशाना बनाना वसी तर तनाज़े को जन्म दे सकता है। उन्होंने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और 2022 से कायम निस्बतन पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। इस तमाम सूरत हाल ने खित्ते में एक बड़े जोग्राफियाई और मुआशी खदशे को भी जन्म दिया है। हूतियों ने धमकी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो वह बाबुल मंदब को बंद कर देंगे, जिसके नतीजे में तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा जंग अमरीकी अंदाजों से ज्यादा तशवीशनाक रुख इख्तियार कर सकती है। यूं अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंग अब यमन के महाज पे पहुंच चुकी है और खदशा है कि यह मजीद फैल के पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, और इसके साथ ही हालिया जंग के असरात आलमी तजारत और तवानाई की मंडियों तक फैलने के खदशात भी हकीकत इख्तियार करते महसूस हो रहे हैं। और यही वो पहलू है जिसके बायस ये तनाज़ा अब सिर्फ इलाकाई नहीं रहा बल्कि आलमी इख्तियार कर चुका है। इस तमाम मंजरनामे पे बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। Stay with us. Welcome back. नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे जिसका इब्तदाई के अंदर जिक्र हुआ। हमें इस ज़िमन के अंदर ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब ने। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एम्बेसडर साहब, ये तो पूरा मंजरनामा जो है ये हर ममालिक के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ना सालिसों के कंट्रोल में, ना गारंटर्स के कंट्रोल में, ना उन फरीकैन के कंट्रोल में जो जंग लड़ रहे हैं और तनाज़े को फैलाते चले जा रहे हैं, जिसमें से कोई दरमियानी वे आउट निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। आप क्या समझते हैं कि अभी मुमकिना ऑप्शंस क्या हैं और इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या दिखाई दे रहे हैं कि यमन और सऊदी अरब का महाज भी खुल चुका है? देखिए, हालात जो हैं वो कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन होने के बाद तवक्को की जा रही थी कि ईरान और यूएस के दरमियान जो तनाज़ा है वो पुरअमन तरीके से हल हो जाएगा, लेकिन मौजूदा ये रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे उस तवक्को और उम्मीद को बड़ा धचका पहुँचा है। और ख़ास तौर पे जो मेरा ख्याल में जिस इशू से ये कशीदगी दोबारा बढ़ी है वो है हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल का मसला है, और उसमें ईरान का एक अपना यानी पॉइंट ऑफ व्यू है, अमेरिका और दूसरे खलीजी ममालिक का अपने अपने यानी उसके ऊपर पोजीशंस हैं, और वो इतनी डिफरेंट हैं कि उनका आसानी से हल निकालना कोई
कोई यानी मुमकिन शायद ना हो, लेकिन कोशिश ये ज़रूर जारी रखनी चाहिए, जैसे कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो हैं फरीक हैं उनसे तहवील किया है कि वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और तहम्मुल से काम लें। और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो नकात हैं उनके मुताबिक अमल करें ताकि इस मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जा सके। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है तो हमें याद रखना चाहिए कि 28 फरवरी से पहले, 27 फरवरी उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो आना जाना था वो बिल्कुल खुला था। किसी एक नेशन का उसके ऊपर कोई कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं थी, ना ईरान की ना दूसरे खलीजी ममालिक की। तो आइडियली जो है वो कम से कम 60 दिन के लिए जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक पीरियड इंडिकेट किया गया था, 60 दिन के अरसे तक तो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उसी तरीके से खुल जाना चाहिए था। और यही लिखा गया था कि ईरान हत्तल वसा कोशिश करेगा, जो पैराग्राफ 5 है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, उसमें यह है कि ईरान कोशिश करेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल पहले की तरह खुल जाए और आना जाना आसान हो जाए। उससे ईरान ने इसका ये मतलब अखज़ किया है कि ये काम एक्सक्लूसिवली ईरान नहीं करना है, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं देख सकता हूँ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान के में एक जिम्मेदारी तो लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने मायने की हुई थी, वो शेलिंग कर रहे थे पहले जब तनाज़ा लड़ाई हो रही थी, और उसको उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करना उन्हीं की जिम्मेदारी यानी बनती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लिया जा सकता कि हॉर्मुज़ को रेगुलेट करना या वो एक्सक्लूसिवली ईरान की यानी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा यानी उन्हीं का ही एक हक है। ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दूसरी साइड भी है और उनके भी इसमें हकूक बनते हैं। तो और जावेद साहब फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान मंजर आम पे आया कि हम इसे रेगुलेट करेंगे, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, 20% चार्ज करेंगे, तो फिर वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं? और जवाबन अब्बास इराक़ची साहब ने कहा कि अगर ये करना ही है तो ये रेट थोड़ा सा ज्यादा है, हम तो उससे कम कह रहे हैं। पैराग्राफ 5 में ये लिखा हुआ है कि ईरान और ओमान जो है वो मिल के 7 दिन के बाद जो एक रेगुलेशन रिजीम बननी है उसको वज़ा करेंगे और उस सिलसिले में गल्फ स्टेट्स दूसरी जो है उनको मुशावरत करेंगे। ये उस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा गया। अब जो ट्रंप साहब ने बयान दिया है वो तो बिल्कुल ही कोई उसकी तुक नहीं बनती, इसलिए कि अमेरिका जो है वो रीजनल स्टेट नहीं है, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो आके अपनी चौधराहट जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कायम करने की कोशिश करे। और फिर उसकी अपने बयानात में ट्रंप साहब के एक तजाद यह है कि वो एक तरफ से तो कहते हैं कि ईरान को किसी किस्म का वो फीस या टोल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, और ख़ुद कह रहे हैं कि अगर हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की तो हमें 20% जो है वो वैल्यू ऑफ द कार्गो वो हमें फ़ीस अदा की जाए। तो इसलिए उसका तो कोई रैशनल नहीं बनता। वो मेरा ख्याल में ट्रंप साहब गाए बगाए एक स्टेटमेंट देते हैं फिर उसको बदल देते हैं अगले दिन, तो हो सकता है ये दिस इज़ वन ऑफ दो स्टेटमेंट्स। लेकिन जो तशवीशनाक चीज़ यह है कि जब से ये मामला दोबारा ख़राब हुआ है तो दरमियान में अच्छी खासी ईरान और यूएस के दरमियान झड़पों का तबादला हुआ है, और उसमें फिर दूसरे खलीजी ममालिक पर भी ईरान ने हमले किए हैं जहाँ वो समझते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं। और अब कोशिश ये करनी चाहिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान और कतर को मिल के कि वो ईरान को भी अप्रोच करें, अमेरिका को भी अप्रोच करें, ताकि मामला को डिफ्यूज़ करने में मदद मिले और फिर वो ऐसा लाएअमल इसमें निकाला जाए जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने की जो बात है वो भी पूरी हो जाए, और अगर कोई उस पर रेगुलेशन को टेम्परेरी बनाना है मैकेनिज़्म तो उसमें ईरान और ओमान मिलके उसको मैनेज करें और साथ साथ गल्फ कंट्रीज़ को भी उसमें के साथ मुशावरत करें। अब हूतीज़ का जो मामला है उसने इस चीज़ को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया गया है, और तवक्को ये करनी चाहिए कि सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं वो तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र और हौसले का अच्छा जावेद साहब, आपकी नज़र में सर ये हूतियों को ट्रिगर किया गया है, वो जानबूझ के बीच में शामिल किया गया है? कुछ ये कहते हैं कि ईरान ने उनको एक्टिवेट किया, कुछ ये कहते हैं कि नहीं सऊदीया ने इस पूरे मंजरनामे में उनको ट्रिगर किया है। कुछ आरा ये हैं कि सऊदीया को इस मंजरनामे में लाने के लिए बात हुई है।
क्या वजह हो सकती है कि एक ऐसा महाज जो पिछले 2 साल से खामोश है, बाबुल मंदब वाला मामला तो चले अलग, अगर हूतियों को एक्टिव करना हो ईरान ने तो बाबुल मंदब को बंद किया जा सकता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ अब जो इस वक्त तजाद दिखाई दे रहा है या उनके साथ जो इस वक्त जंग का उनसर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की वजह क्या लगती है? एक तो ये हो रहा है कि ईरान ने जो अमेरिकन हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक में हमले किए, उसने मेरे ख्याल में एक आध उन्होंने निशाना सऊदी अरेबिया में भी बनाया है, किया है, यानी वहाँ भी टारगेट किए हैं, कुछ फायर किए हैं। तो अगर तो ये बात दुरुस्त है तो उससे साफ जाहिर है कि सऊदी अरेबिया में एक उसके खिलाफ फीलिंग तो होगी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने पहले जो चंद महीने हैं उसमें बड़ा उन्होंने बुतबारी और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और उन्होंने, बल्कि आपने देखा होगा खामेनी साहब के फ्यूनरल पे उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा। सो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया जो है वो जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करेगा या ऐसा कदम उठाएगा जिससे इन हालात, जो पहले ही हालात कशीदा वो कशीदा तर हो रहे हैं। तो ये जो हुतीज वाला मामला हुआ है, इसमें हो सकता है कि दूसरी को बैरूनी ताकतें जो हैं वो को अपना रोल प्ले कर रही हों, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि इस जंग को जितना फैलाया जाए उतना मुनासिब है। और सबसे बड़ा इसका जो रोल है मेरे ख्याल में इसराइल का है, क्योंकि जब जंग बंद हुई तो दुनिया में अगर दो मुल्क बड़े खुश थे तो वो एक इसराइल था और दूसरा, यानी जंग बंद हुई तो जो ना खुश थे वो इसराइल और इंडिया थे। और अब ये दोबारा ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है तो इससे इंडिया और इसराइल दोनों को खुशी होगी। तो मेरे ख्याल में इसके ताने बाने इसराइल से ज़्यादा मिलते होंगे ये जो हुतीज़ का मामला दोबारा इमर्ज हुआ है। अच्छा सर, इस वक्त जो हमले किए जा रहे हैं ये माजी के निस्बत ज़्यादा टारगेटेड दिखाई देते हैं, जिसपे ईरान के साहिली इलाकों में उन जगहों पे हमले ज़्यादा हो रहे हैं जिन हमलों से ईरानी बहरिया जो है अपने इंतज़ाम और इंसराम चलाती है। तो ये टारगेटेड ऑपरेशंस या टारगेटेड अटैक्स जो हैं ये ईरान को रिटेलिएट करने के हवाले से किस हद तक उकसा रहे हैं? देखिए, रिटेलिएशन दोबारा ईरानी करेंगे, अगर उनके टारगेट्स पे हमले होंगे तो वो रिटेलिएट करेंगे। लेकिन मुझे नज़र ये आ रहा है कि जो टारगेट किए गए हैं चूँकि मिलिट्री टारगेट्स हैं और कोस्टल एरियाज हैं, तो शायद अमेरिका जो मैसेज भेज रहा है कि वही है कि अगर ईरान की तरफ से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए तो अमेरिका भी तैयार है, और दोनों दोबारा डायलॉग के ज़रिए इन मामलात को हल करने के लिए शायद आमादा हो जाएं। और यही रोल है जो अब पाकिस्तान और कतर ने प्ले करना है। ये बड़ा मुश्किल रोल है, लेकिन इनको अपनी कोशिशें तर्क नहीं करनी चाहिए। और ये टारगेटेड जो ऑपरेशन अमेरिका ने किए हैं उनका मकसद यही है कि इनको बात फैलाया रह जाए, बात को कि इस तरह से हो जाए जैसे 28 फरवरी के बाद 3-4 हफ्ते जिस तरह से ईरान पे हमले किए गए थे, जो जिसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वसी पैमाने पर तबाह किया गया। तो उस किस्म के हालात दोबारा वो नौइयत इख्तियार न करें। और तो इसलिए देर इज ए ग्लिमर ऑफ होप, यानी एक छोटी थोड़ी सी किरण है उम्मीद की कि शायद पाकिस्तान और कतर की कोशिशें कामयाब हो जाएं और दोबारा दोनों फरीकैन जो हैं। अच्छा जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि कतर इस पूरे मामले में किस तरीके से टिकेगा? कल तो उसने पल्ला झाड़ लिया और उसने कहा कि सालसी में अब मैं नहीं आऊँगा। जब कतर को निशाना बनाया गया है और कतरी जहाज़ से ही ये तमाम मामला जो चला है, उसके बाद कतर को किस वजह से राग़िब किया जा सकता है? मेरा ख्याल में कतर का बारे में जो पहले बयान आया था वो ये था कि उन्होंने तर्क कर लिया, लेकिन बाद में कोई क्लैरिफिकेशन मैंने कहीं देखी कि उन्होंने कहा, उन्होंने कोई इस किस्म की शायद बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी तक हम कोई जो मीडिएशन का कोशिश हम कर नहीं रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि हम करेंगे भी नहीं। तो इसलिए एक ये कहना कि हम ये काम नहीं कर रहे, उससे ये मतलब निकाल लेना कि आइंदा भी हम नहीं करेंगे, ये ज़रा आगे जाने वाली बात है। और अभी चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने कतर का एक कंडोलेंसेस के लिए विज़िट भी किया है, तो मुझे ज़रूर यकीन है कि उनकी बातचीत कतर के जो अमीर हैं और उनके वज़ीर आज़म हैं, सबसे लीडर जो हैं उनसे बातचीत हुई कि आजकल की ये जो सिचुएशन है इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो उम्मीद है कि कतर भी इस पर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कतर भी इस पूरे मामले के ऊपर तैयार हो जाएगा, और ये सालसी होना बेहद ज़रूरी है। बसूरत दीगर खत्ते के हालात जो हैं ये किसी और तनाज़े के ऊपर जाके ख़त्म होंगे। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। इसी मंजरनामे पे मजीद मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बनी पड़ी है, अगर ईरान पे होने वाले हमले देखें और ईरान के रिटेलिएशन ऑपरेशन नसर 2 को देखें तो उन दोनों से हमें एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि जंगी एतबार में ये दोनों उन अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो दोनों के इस वक्त मसल्स हैं। और क्या ये मसल पुलिंग हो रही है, क्या अपने अपने आसाब दिखाए जा रहे हैं, या कोई बदएतमादी का उनसर ऐसा है जिस पे दोनों अतराफ में कोई चीज़ जो है वो एक मस्बत मंजरनामे पे माइल होती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो इस वजह से ये ट्रिगर पॉइंट जो है ये ट्रिग हो चुका है। डिस्ट्रस्ट तो डीप रूटेड है। बहुत अरसे से इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक डिस्ट्रस्ट का फैक्टर है वो तो बड़ा प्रेवेलेंट रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले कई दहाइयों से दोनों जो है कंट्रीज वो एक तरह से अपने आप को दुश्मन समझते हैं। तो वो फैक्टर तो अभी भी है। जो हम समझ रहे थे कि जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया तो कुछ शायद दोनों तरफ से लचक होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक टेम्परेरी फेज था। जो इनके एक डीप रूटेड इंटरेस्ट है या जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अभी तक जो है दोनों साइड जो है अपना असर्ट करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को। ईरान को भी अब डिस्कवर हो गया कि जी ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है, एक न्यूक्लियर पावर है, दूसरी तरफ इसराइल भी है, लेकिन उन्होंने अपना मिलिट्री माइट यूज़ करके जो भी कर लिया आजमा लिया, लेकिन ईरान को वो उस तरह से सबड्यू नहीं कर सके। तो ईरान के लिए भी एक है कि अब जो हरमुज को जिस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा, मेरा ख्याल ये दोनों तरफ से जो है अभी ट्रम्प साहब एक मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि वो एक पोजीशन से विड्रॉ नहीं करना चाहते, कर सकते भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकली काफ़ी सुसाइडल होगा। तो वो भी इसको प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, और ईरानियंस भी, उन्होंने पहले भी एक रिजॉल्व शो किया था और अभी फिर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि अगर आप इसी तरह करेंगे तो हम भी तैयार हैं आपको उसी तरह से जवाब देने के लिए। अच्छा सर, आप ये देखिए कि एक तरफ ये हमले भी जारी हैं और दूसरी तरफ एक और ख़बर मंजर आम पे आती है। न्यूयॉर्क टाइम ये पोस्ट करता है कि साबिक सदर अहमदी नैयाद जो हैं वो एक की फैक्टर थे इसराइल के साथ रवाबित के अंदर रहे, और इस रजीम चेंज की सूरत में उन्हें बरसरे इक़्तिदार लाया जाना था। वही अहमदी नैयाद जिनको इन जंग के दिनों में टारगेट करने की बातें हुई, वही अहमदी नैयाद जिनके बारे में ये हुई कि वो शहीद हो गए, वही अहमदी नैयाद जो इस पूरे 6 रोज़ा सोग की तकरीबात के दौरान भी दिखाई देते रहे। उसी अहमदी नैयाद को जो उनका एक स्पाई भी हो, उनका की फैक्टर भी हो, उसको वो एक्सपोज कर रहे हो बाकायदा खुद कि ये जो था मुखबर था या इसने सारा अरेंज करवाया। तो ये इस वक्त जो इकदामात उठाए जा रहे हैं, इनके बुनियादी मकासद क्या दिखाई देते हैं? मिस इन्फॉर्मेशन या एक बेयकीनी की सूरत हाल को पैदा करने के लिए है, एक तरह से ईरानियन सोसाइटी के अंदर एक टर्मोइल या एम्बिग्विटी क्रिएट करने के लिए है। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल कहा कि अगर ये उनके एसेट थे, फ़र्ज़ करें वो एसेट थे, तो फिर वो उन्होंने ये लीक क्यों किया? क्योंकि इस तरह से तो फिर वो एक सिग्नल करना चाह रहे जो बाकी उनके एसेट्स होंगे ईरान के अंदर, सब कंट्रीज़ के, और स्पेशली यूएस ईरान के अंदर जिस तरह से चलता है, तो डेफिनेटली और भी लोग उनके होंगे, जिसकी वजह से जब हमने देखा तो इंटरनल अपराइजिंग भी ईरान में शुरू हुआ। तो एक तरह से उनको भी मैसेज है कि कल को ये आपको भी एक्सपोज कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कुछ सीरियस होता, काफ़ी इसके अंदर एम्बिग्विटीज़ है, ग्रे एरियाज़ हैं। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स से स्टोरी आती है और जो सोर्सेज अननोन होते हैं, इतने क्रेडिबल नहीं होते, तो ये एक डिसइंफॉर्मेशन का ये एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करना ईरानियंस के अंदर कि जी देखिए आपका पुराना जो पिछला सदर था वो भी इसके अंदर इसराइल के साथ इन्वॉल्व था, अनसर्टेनिटी पैदा करने के लिए। क्योंकि पुश एंड पुल्स तो इंटरनल सोसाइटी के अंदर ईरान के रहे हैं, जैसे कि हमने कोई प्रोटेस्ट देखे थे, उनके स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह, तो वो चीज़ें तो है। उस चीज़ को शायद एक ट्रिगर करने के लिए या कुछ सोशल क्रिएट करने के लिए इस तरह की स्टोरीज आ रही है, लेकिन इससे बियॉन्ड मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसमें कोई इतनी सदाकत हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, ये जंग जब थमी या थम रही थी तो अरब ममालिक जिनके ऊपर ईरान ने जवाबी हमले किए थे, उन ममालिक के साथ कहीं ना कहीं ईरान की अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके नतीजे में हमने ये देखा कि वो जो पोस्ट वॉर वाली सिचुएशन थी उसमें यूएई के ऊपर हमले ज़्यादा नहीं किए गए, उसमें जो अटैक्स किए गए वो कुछ सिलेक्टिव टारगेटेड्स थे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि वो फिर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो तमाम अरब ममालिक के अंदर
उन अमरीकी अहदाफ को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है जो ईरान समझता है कि उसे जवाब देना चाहिए। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो किस हद तक शेक हुई होगी, और अब अरब ममालिक की मौजूदा प्लानिंग क्या दिखाई दे रही होगी? उस वक्त जब एमओयू साइन हुआ और उसके बाद जिस तरह का एक माहौल क्रिएट हुआ, तो उसमें लग रहा था कि कुछ ईरान को भी रिलीफ मिलेगा, कुछ सैंक्शंस उस पर होंगी, कुछ इनके एसेट्स जो इन कंट्रीज़ में फ्रोजन है जैसे कतर के अंदर, क्योंकि इनके कुछ राउंड्स के हुए थे टॉक्स के, जिसमें अंदर ये बात जो ख़बरों से पता चलता है कि ये डिस्कशन हुई थी कि वो उनके कतर शायद कुछ $5 बिलियन उनके रिलीज़ करेगा। लेकिन चूंकि फिर ट्रम्प साहब उस पर बैक ट्रैक कर गए तो ईरानियंस भी फिर उनकी भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई, उन्होंने हरमुज़ को यूज़ करना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि अब वो जो एक छोटा एक विंडो मिली थी अपॉर्चुनिटी की कि जहाँ पे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाना चाहिए थे, वो शायद अब विंडो क्लोज हो चुकी हुई है। क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स को अगर देखें पिछले 3-4 दिन में उन्होंने कहते हैं कि जी हमने 300 टारगेट्स को हिट किया ईरान के ऊपर। तो 300 टारगेट्स मींस के जो भी उन्होंने बॉम्ब्स गिराए तो वो एक सिग्निफिकेंट एक तरह से आप कह लें कि मैसिव अटैक है। तो ईरान ने भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उसने तो पहले ही कहा था कि अगर आप करेंगे इस तरह तो हम आपके एसेट्स या आपके मिलिट्री बेसिस इस रीजन में हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो कंट्रीज लाइक कतर, ओमान जो एक तरह से पीस मेकर या मीडिएटर का रोल कर रहे थे, वो भी इसके अंदर अभी एक तरह से एम्ब्रॉयल हो गए। तो सूरत हाल काफ़ी कशीदा और पेचीदा हो गई है। तो सर अभी यमन और सऊदी अरब वाला जो महाज है उस पे आपको क्या लगता है कि स्पॉइलर कौन है, और उस पे आप क्या समझते हैं कि उस महाज का असर कहां तक जाएगा? क्या ये यमन और सऊदी अरब तक महदूद रहेगा, या फिर ये दीगर और ममालिक के अंदर भी मूव करेगा और ये यूएई सऊदी अरब का एक और महाज जो है वो भी गर्म हो जाएगा? हमें इस रीजन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ का अंदाज़ा तो था, क्योंकि हूती और सऊदीज़ का काफ़ी अरसे से ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उसके अंदर भी ईरान के कुछ ग्रुप्स थे जिनको वो बैक कर रहे थे। अब उसका लिंक जो है यूएस ईरान की वॉर के साथ हो गया। तो एक तरह से आप कहें कि पार्टीज़ जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में वो इंक्रीज़ हो रही हैं, तो जिसका मतलब है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और जब जितने ज़्यादा पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी तो फिर उसको रिस्ट्रेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये काफ़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि उसके अंदर जो हुतीज़ को जो सपोर्ट ईरान कर रहा था और जिस तरह से सऊदीज़ पहले इतना डायरेक्ट उसके अंदर नहीं थे, लेकिन फिर उनके जो इत्तेहादी हैं जो उन्होंने सना एयरपोर्ट को जिस तरह से वो किया, तो ईरानियन एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं करने दिया, तो ईरान भी एक तरह से उसको लेजिटिमेट टारगेट समझ के हो सकता है वो भी रिटेलिएट करे। तो ये एक मुश्किल की तरफ सूरत हाल जा रही है, जिसमें पार्टीज़ जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो नंबर ऑफ पार्टीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। सर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट के साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान सालिस का किरदार भी अदा कर रहा था, जहां पे सालिस का किरदार अदा कर रहा था वहां एमओयू की खिलाफ वर्जी हुई और अब ये जंग मजीद फैल गई। जहां पे डिफेंस पैक्ट है वहां पे हमला हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर मजीद हमलों के इम्कानात हैं। तो पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक नाजुक है और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, बिकॉज जिस तरह से हमने मीडिएटर का रोल किया था तो वो एक तरह से ट्रस्ट फैक्टर था सारी पार्टीज़ का, यूनाइटेड स्टेट्स कह ले, गल्फ कंट्रीज़ कह ले, ईरान कह ले उसमें। तो अब जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि वो मीडिएटर को उन्होंने इतना ऑनर नहीं किया और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि इन्फोर्स कर सके, बिकॉज हमने फैसिलिटेट किया और फिर जिस हद तक मीडिएट कर सकते थे एसेंशली तो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो मेन यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान थे उनको टेबल पे ला के बिठा के और जो हम उनको फैसिलिटेट कर सके थे। अब उसको इन्फोर्स करने का पाकिस्तान के पास कोई इतना मैकेनिज्म नहीं था, ना हमारी उसमें इस्तात है कि हम किसी एक पार्टी को कुछ कह सके ज़बरदस्ती कि आप ये ना करें। तो वो एक मीडिएटर का रोल जो था, एक हमने जो एक एडवांटेज ली थी या जिस तरह से हमने किया था वो तो हो गया। अब दूसरी बात जो आप कह रहे डिफेंस एग्रीमेंट का, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तो पुराने ताल्लुकात हैं और कई मरतबा आप लीडरशिप की तरफ से स्टेटमेंट सुन चुके हैं कि अगर सऊदी कोई उनकी टेरिटोरियल या इस तरह के कुछ उनको थ्रेट होती है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, लेकिन उसके काफ़ी एम्बिग्विटीज़ है, बिकॉज SMDA जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट
एग्रीमेंट आप जिसकी बात कह रहे हैं, उसकी कॉन्टूर्स जो है वो पब्लिक नहीं है। उसके आर्टिकल्स या किस तरह के किस लेवल तक ये जा सकती है, ये डिफेंस जो पार्टनर एग्रीमेंट है, या पाकिस्तान किस लेवल तक सऊदीज के साथ जा सकता है। लेकिन इस सूरत हाल में, क्योंकि अभी तक सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के तौर पे प्रॉबली चाहेगा कि ये वो डायरेक्ट उसके अंदर कोई इस तरह की ना स्टेटमेंट आए ना इन्वॉल्व हो, बिकॉज वो पाकिस्तान ही इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स वापस रिप्रोचमेंट करते हैं और कुछ उनकी तरफ से लचक होती है, तो पाकिस्तान फिर उनको टेबल पे लाने के लिए कोशिश तो कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई अगर एक साइड ली या कोई इस तरह की इंक्लिनेशन की बायस शो किया, तो प्रॉबेबली पाकिस्तान की पोजीशन फिर काफ़ी डेलिकेट हो जाएगी। उस तरह का वो न्यूट्रल आर्बिट्रेटर या मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए शायद पोजीशन में ना हो। अच्छा सर, ये तनाज़ा शुरू तो इजराइल से हुआ था, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में इजराइल हमें इस पूरे सर्कल से बाहर दिखाई दे रहा है। सिर्फ लबनान के महाज पे उसका डिस्कशन के अंदर जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि एमओयू की खिलाफ वर्जी जहां पे देखी जा रही थी वो तो सबसे पहले लबनान के महाज पे देखी जा रही थी। अब वो इससे बाहर है और वो अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर अपने इलेक्शन को भी अनाउंस कर चुके हैं। तो इजराइल इस पूरे मामले पे क्या किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं, बल्कि कहीं ना कहीं क्या बहुत बड़े पैमाने पे वो बेनिफिशियरी तो है, लेकिन उसकी खामोशी भी है। जी, जब यूनाइटेड स्टेट्स इतना आउट ऑफ द वे जाके विलिंग पार्टनर है इसराइल का, तो इसराइल को कुछ करने की शायद ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सारे इसका तज्जिया करें कॉन्फ्लिक्ट का, या इससे पहले भी इस रीजन में जितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो इसराइल तो प्रिंसिपल इंस्टिगेटर है जिसने इस रीजन को अनस्टेबल रखा है कई सालों से। और अभी भी जो सारा जो जंग का शुरू हुआ, जो हम जून 2025 के अंदर देखते हैं, एक दिन पहले तक तो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जो है एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, जब ओमानीज उनको फैसिलिटेट कर रहे। तो इसराइल ने सडनली बॉम्बिंग शुरू कर दी और यूनाइटेड स्टेट्स को परफोर्स उनकी सपोर्ट में आना पड़ा। तो ये चीज़ें हमें तो पता है कि इसराइल इज़ द मेन एंटिटी जो इस रीजन को स्टेबल नहीं देखना चाहता। आपने लेबनान की बात की, आज उन्होंने गजा पे भी वो किया हुआ। बोर्ड ऑफ पीस आप देख ले जो ट्रम्प साहब ने बनाया था, तो इसराइल ने उसकी क्या अहमियत है उसकी नज़र में, वो बिल्कुल भी उसको कंसिडर नहीं करते। तो वो अपना जो है एक ग्रेटर इसराइल का प्लान है वो उसके ऊपर चल रहे हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकली इसमें इन्वॉल्व होने के लिए ईरान यूनाइटेड स्टेट्स की, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स इतना आउट ऑफ द वे जाके डिस्पाइट ऑल दी ह्यूमिलिएशन वो इसराइल के इंटरेस्ट को या उसकी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए वो मिलिट्री एक्शन ईरान के लिए कर रहा है। तो उनका तो पर्पस एक तरह से सर्व हो रहा है विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मिलिट्री अपना कैपिटल इसके अंदर, इस जंग के अंदर। अच्छा सर, आप समझते हैं कि इस जंग के नतीजे में हालात अभी मुस्तकबिल करीब के अंदर सुधरेंगे नहीं, और इसका एक बड़ा असर जो है वो माशी सतह के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि इसे अगर एक आम इंसान की नज़र से देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर होने वाली? एब्सोल्युटली जी, देखें हम जिस रीजन में रहते हैं हम तो खुद डायरेक्टली इफेक्ट होता है कि यहाँ से बॉम्ब गिरते हैं, यहाँ पे फ्यूल प्राइस ऊपर चली जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर पे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, कोई मिनट्स आ जाता है, तो वो डेफिनेटली हर एक पे अफेक्ट करता है। बाकी आप ग्लोबल अगर इकोनॉमी की देखें तो पिछले जब एस्केलेशन हुई थी उस वक्त भी देखा आपने कि किस तरह से एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जो कई कंट्रीज जैसे यूएई वगैरह जो टूरिज़्म पे या जो एक इकोनॉमिक बेस के तौर पे एक्ट करते थे इस रीजन के अंदर, तो किस तरह से लोग वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके, या जो स्पेशली वेस्टर्न इन्वेस्टर्स थे और कंपनीज थी वहाँ से वो निकल गई। तो इस रीजन के लिए तो काफ़ी एडवर्स इम्प्लीकेशंस होंगी, लेकिन ग्लोबली भी। और ट्रम्प साहब की सबसे परेशानी है कि वो इस चीज़ के अंदर एम्ब्रॉयल तो हो गए हैं और इकोनॉमी के बेस पे वो इलेक्शंस लड़े थे और वो बिजनेसमैन भी है, तो सबसे ज़्यादा उनको एक पॉलिटिकल जो इसका लॉस होगा नेक्स्ट नवंबर इलेक्शन में, क्योंकि अगर ये जंग तवील होती है तो जो इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ अगर जाते हैं और इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी काफ़ी एक तरह से उसमें ख़तरे में पड़ सकता है ट्रम्प साहब का मिड टर्म इलेक्शंस के बाद। तो ये तो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट तो होगा, और हम अपने कंट्री में या रीजन पे तो डेफिनेटली हम देख चुके हैं पिछले फेज़ के अंदर भी कि हम डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं जैसी कुछ इनके कॉन्फ्लिक्ट जो एस्केलेट करता है। अच्छा सर, अभी अगर देखें तो वे आउट आपके नज़दीक कोई है? कतर सालसी कर रहा था, वो कहता है अब मैं नहीं करूँगा। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? बारहा मेज़ के ऊपर बिठाया, अब फिर उस नहज तक पहुँचे हुए हैं कि हर एक की अपनी तशरीहात है एमओयू की
कि उसकी जो क्लॉज 5 है वो उनके नज़दीक ये थी कि हमारे वाला रास्ता इस्तेमाल होगा, खलीज ओमान नहीं होगा। अमेरिका के नज़दीक ये थी कि नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, रास्ते की हुई थी, उसके पैसेज के वे की नहीं हुई थी कि 1 वे होगा, 2 वे होगा, या खलीज ओमान होगा, या खलीज ईरान वाला जो है वो मंजरनामा होगा। तो हर एक की अपनी तशरीहात है। जब हर एक अपनी तशरीहात लेके जाएगा तो आपके पास नरेशन क्या बचेगी कि आप उनको समझाएं कि नहीं, हमने ये अंडरस्टैंड किया था, इन्होंने ये किया और आपने ये किया। तो अब वे आउट है क्या? वे आउट काबिल अमल दिखाई भी दे रहा है या अभी 5-7 दिन इसी तरह गुजरते हुए दिखाई देंगे? 5-7 दिन से शायद ज़्यादा ही हो जाए, बिकॉज चीज़ें अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो वे आउट तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कुछ इस तरह की बात हो कि पार्टीज़ वापस आके बैठ जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव रोल इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी ट्वीट्स देखे, जिस तरह से वो कहते हैं, कभी ईरान को धमकियाँ देते हैं, कभी उनके लीडरशिप को एक तरह से वो मलाइन करते हैं, उनके लिए जो अल्फाज यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ईरान की तरफ से वो रिएक्शन तो होगा। फिर वो कभी कहते हैं कि जी हम गारंटर होंगे ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ के और 20% हम लेंगे। आज उन्होंने गल्फ कंट्रीज़ को कहा कि जी ये हमें पे भी करेंगे इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ को जब यूनाइटेड स्टेट्स खुला रखेगा, और अगर वो पे नहीं करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट डील्स के तौर पे वो करेगा। तो वो तो एक तरह से इसको प्योरली बिजनेस वेंचर के तौर पे कर रहे हैं, जिससे काफ़ी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शायद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोग जो MOU के अंदर निगोशिएशंस में इन्वॉल्व थे, उनकी ईरानियंस की और बाकी थर्ड पार्टीज पाकिस्तान, कतर वगैरह, मेरा ख्याल है कि उनकी तशरीहात बिल्कुल ठीक थी। जब MOU साइन हुआ तो ये जो लैंग्वेज डिप्लोमेटिक लेवल पे होती है तो काफ़ी इस पे निगोशिएशंस हुई थी। आपने देखा था कई घंटों तक इनकी मीटिंग्स होती रही, तो उस वक्त एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो पहुंच गई थी सारे पार्टीज। लेकिन ट्रंप साहब का एक जो है वो कभी भी कोई इस तरह की चीज़ कर देते हैं कि सारे प्रोसेस को अंडरमाइन करते हैं। वो खुद करते हैं या उनसे करवाया जाता है ऑन बिहेस्ट ऑफ इजरायली लॉबी। ये एक जो एक इशू है जिसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये इशू है जिसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक ये मसाइल जो हैं वो हल होते हुए दिखाई नहीं देते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।